नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कच्छा पहुंच रहे हैं और जिसकी तैयारी को लेकर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बताते चले कि 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंदिरा गांधी खेल मैदान में नागरिक अभिनंदन पर यहां भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम संयोजक पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि 2020 में यहां खुरपिया फार्म की 1000 एकड़ भूमि पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना के लिए भारत सरकार को उत्तराखंड सरकार ने प्रस्ताव भेजा था और मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से प्रधानमंत्री ने देश के 12 स्थानों में किच्छा की खरपुलिया को ही शामिल किया है। तो इस स्वीकृति के बाद किच्छा की तस्वीर बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तराखंड में हमारे बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोनों ने मिलकर किच्छा को काफ़ी सौगातें दी हैं। अब ऐसा एक संयोग नहीं बन पाया, हम एम्स के लिए भी उनका धन्यवाद नहीं कर पाए पब्लिकली। और भी कई चीज़ें यहाँ मिली, पब्लिकली हम स्वागत धन्यवाद नहीं कर पाए। तो इस बार एक कार्यक्रम हमने रखा है जो स्मार्ट सिटी के रूप में एक औद्योगिक गलियारा, एक बहुत बड़ा पैकेज जो आ रहा है किच्छा में, जिसमें करीब 1000 एकड़ ज़मीन में 75,000 करोड़ का निवेश होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 1200 करोड़ से तो केवल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके लिए हम लोग हमारे सरकार प्रदेश की, खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से लगे हुए थे। तब 2020-21 से प्रस्ताव गया था और मुझे खुशी है कि वो किच्छा में मोदी जी ने देश में 12 दिए तो एक किच्छा में दे दिया। तो हम सब भी चाहते थे किच्छा के लोग कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का आभार करें और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो उसी के निमित्त पार्टी ने एक कार्यक्रम किच्छा में रखा है, जिसमें 13 अक्टूबर को यानी परसों रविवार को 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं हमारे किच्छा में, और हम सब लोग, सारे कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में एकत्र होकर उनका स्वागत करेंगे और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने किच्छा में इतनी सौगातें दी, जिससे किच्छा का एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। यह जो चीज़ आई है स्मार्ट सिटी के रूप में, ये किच्छा बन जरूर रही है, लेकिन इसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलना है। और मैं उत्तराखंड क्या, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य के भी कई इलाके के लोगों को रोज़गार यहाँ मिलेगा। मुझे जैसा लगता है कि 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा, सोचिए। तो बिल्कुल एक नए आयाम के रूप में एक नया करवट लेगा ये शहर, एक विस्तृत शहर बन जाएगा, महानगर निगम जैसा शहर बन जाएगा और आसपास दूर तक फैल जाएगा। इससे न केवल यहाँ नया कॉलोनाइजेशन होगा, बल्कि बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे वो उनके आने से हमारे शहर का कारोबार, व्यापार और तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। नए अवसर मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को अवसर मिलेंगे, कॉलोनाइजर्स को अवसर मिलेंगे, जो होटल्स के काम में हैं, जो ट्रांसपोर्ट के काम में हैं, जो वैसे टेक्निकल बच्चे हैं जो जो रोज़गार करना चाहते हैं, जो अनस्किल्ड भी हैं, उनके लायक भी तमाम तरह काम आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और इस उपलब्धि के लिए हम सब ललायित हैं और हम सब उत्सुक हैं कि एक बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, एक बड़ा सेलिब्रेशन हो, एक बड़े तरीके से उनका स्वागत हो। और उसी लिए 13 अक्टूबर को एक बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्पाई बाग में कर रहे हैं। आज उसी का निरीक्षण करने आए। तो ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह आज यहां पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। समारोह में 89 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए। इसमें वर्ष 2023 और 24 में उत्तीर्ण 8,228 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। इसमें 89 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 75 को सिल्वर और 75 को ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। समारोह में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सहित विभिन्न विषयों में शोध कार्यों के लिए यहां 17 शोधकर्ताओं को पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया। देखिए, बच्चा जब किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है तो वहाँ पे जो है उसको बेसिक्स सबसे पहले क्लियर कराए जाते हैं और बच्चा थ्योरी तो सीखता है, उसको प्रैक्टिकल का भी अच्छा खासा एक्सपोजर दिया जाता है और उसको मेंटली टफ भी बनाया जाता है। और बहुत से ज़्यादातर बच्चों के यहाँ से जॉब्स लग जाते हैं, लेकिन खाली जॉब्स लेना ही एक प्रायोरिटी नहीं होती। ग्राफिक एरा में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी ज्वाइन करते हैं और देश की सेवा में डायरेक्ट जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं और लोगों को जो है रोज़गार वहाँ से प्रदान करते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हम खाते हैं बच्चों को, वो सिखाते हैं राष्ट्र प्रेम। और देश में किसी भी हिस्से में अगर कोई कैलेमिटी आ गई, कोई आपदा आ गई, तो वहाँ कैसे जाना है और कैसे लोगों के आंसू पोंछने, ये सब कुछ भी ग्राफिक में सिखाया जाता है। Actually, this is a young batch of us in law school. So I'm feeling really nice because I'm currently practicing as an advocate in Supreme Court of India, and achieving this बहुत अच्छा लग रहा है because gold medal मिला है और अपने कॉलेज से यंग लॉ स्कूल है and it's thriving so hard and the faculties are really good. So I'm really feeling very nice. I'm feeling proud and honored to have received this. ग्राफिक एरा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये नहीं होता तो लोगों के पास टैलेंट तो होता बट प्लेटफॉर्म नहीं होता। बट ग्राफिक एरा ने एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो जिले के चिकित्सालयों से लगातार आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उप जिला चिकित्सालय विकासनगर का सीएमओ देहरादून ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशिष्ट यहां प्रशासनिक अधिकारी, वार्ड बॉय और पीआरडी कर्मी की अनुपस्थिति के चलते एक दिन का वेतन भी रोक देने के निर्देश दिए। साथ ही यहां पर चिकित्सालय में साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि यहां विकासनगर उप जिला चिकित्सालय के उच्चीकरण की ही आवश्यकता है, इसलिए हमने इसकी रिपोर्ट मंगाई है और जिसे जल्द ही शासन को सौंप दिया जाएगा। कई दिनों से उसकी बड़ी शिकायतें हम लोगों को मिल रही थी, तो उसी पर फिर जिला चिकित्सालय विकासनगर का निरीक्षण किया गया। विकासनगर में एक्चुअली मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से बिल्डिंग जो है हमारी पुरानी बनी हुई है, उसमें उच्चीकरण की उसकी एक्चुअल में आवश्यकता है। मरीज काफी अधिक संख्या में है, उतना स्पेस उसमें नहीं, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने अपने विभागीय अवर अभियंता को आदेश दिए हैं कि वो एक बार पूरा एस्टीमेट बना के हमको उपलब्ध कराएं, तो फिर हम शासन से उसके उच्चीकरण के लिए बजट की मांग करेंगे। देहरादून पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर 3 किशोरियों को मुक्त करा दिया। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दून पुलिस की टीमें दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों के लिए रवाना हो गए हैं और किशोरियों के परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल उन्हें चाइल्ड लाइन की टीम को सौंप दिया गया है। आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया, उसमें जो हमारी एसटीयू टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियां अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहां पर 2, और इसके बाद वहां पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको एक 2 और लोग थे उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूंकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने के या कहीं इनको बेचने की ऐसी बात पता चली, जिससे डर के मारे तीनों जो बालिकाएं थी वो वहां से निकल गई और पुलिस के पास पहुंची थी। और पुलिस ने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वहाँ के जो इंस्पेक्टर द्वारा पूरी जानकारी उपरांत इसमें एक मुकदमा दर्ज कराया था और इस पूरे समस्त चीजों में 2 लोग की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। जहां पर बच्चियां थी उन 2 लोग को इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया। अन्य लोग के बारे में भी जानकारी पता चली कि कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं जो बहला फुसलाकर इस तरह से उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल करते हैं। उनके संबंध में जो जानकारी मिली उसमें टीमें लगाई गई हैं और एक बार इनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग उपरांत उनके क्या पते हैं किन परिस्थितियों में ये वहाँ दिल्ली पहुंची थी, उनके परिजनों से बात हो जाए, तो ये प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया उपरांत मुझे लगता है कि सभी कारणों का पता भी चलेगा और कोई और गैंग इसमें शामिल है, सदस्य शामिल है जो इस तरह के बच्चियों को ट्रैफिकिंग करते हैं और कहीं ना कहीं गलत चीजों में ढकेलते हैं, तो उस संबंध में भी हमारी टीम लगी। तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर सभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी और जो लोग शामिल है उन पर कार्रवाई भी होगी। तो रुड़की के खांजरपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप का उद्घाटन रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप में ही संयोजक या फोनेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन जयरव जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उनके द्वारा ये तीसरा कैंप लगाया गया है और ये प्रण लिया गया है कि रुड़की के 40 वार्ड में इस तरह के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो कैंप है वो आयोजन किया जाएगा और आगे भी इसी तरह से बढ़ चढ़कर इसमें काम किया जाएगा।
तो मैं इस कैंप के आयोजकों का पूरे तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने विस्तृत रूप में जो ये कैंप चलाया जा रहा है, जहाँ पे डायबिटीज से लेके ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और फ्री में चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने हर एक पटल पे जो है घूम के जो है निरीक्षण किया, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, अमीर गरीब सभी वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए जो है ये सुविधा निःशुल्क जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बेशक जो है सराहनीय कार्य किया जा रहा है आयोजकों द्वारा, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे जो सफल कार्यक्रम हैं आने वाले समय में एक रोल मॉडल बनेंगे, और फिर अलग अलग जगह पे ऐसे जो रोल मॉडल हैं उनका अनुकरण किया जाएगा सरकार के द्वारा भी और इवन प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी। गांधी जी ने भी बोला था कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं समाज में, जो प्राइवेट पर्सन है, उनको भी जो है एक ट्रस्टीशिप का उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि एक जो है सामाजिक जो है विकास का उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के जो मौजूद लोग हैं, समाज के जो रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, वो लोग एक साथ आके डॉक्टर कम्युनिटी जो है एक साथ आके जो ऐसे कैंप का आयोजन कर रही है। ये जैसे कि आपको पता है, मैंने ये संकल्प लिया था कि 40 से 40 वार्डों में कैंप लगाऊंगा, तो आज इस श्रृंखला में तृतीय हमारा कैंप है, जिसमें वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 कवर कर रहे हैं, और बहुत भारी मात्रा में आज यहाँ पे लोगों ने आके इसका लाभ उठाया है। अभी तक लगभग 400 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और हम उम्मीद है कि 6 रजिस्ट्रेशन हमारे को है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, और शायद इसी बहाने प्रोग्राम का हम आशीर्वाद पा रहे हैं। तो ये बड़ी मन को हमारी प्रसन्नता देती है, और ये आगे ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद हम मोहनपुरा जाएंगे, वहाँ पे कैंप लगाएंगे, और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को बस मैं ये संदेश दूंगा, जागरूक रहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहिए, राष्ट्र हित में जागरूक रहिए, अपने मौलिक अधिकार, अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए जागरूक रहिए, और तभी आप एक अच्छा राष्ट्र बन सकते हैं। जनप्रतिनिधियों से क्वेश्चन करिए, उनकी आलोचना करिए, ताकि वे सही काम कर पाए। मेरा जनता से यही अनुरोध है। युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ बढ़ रही है, इसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये उभर के आ रही है, नशा जो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले तो जो नशा जहाँ से इनिशियली ये सप्लाई हो रहा है, वहाँ जड़ से ही इसे अगर दबोच लिया जाए तो ये पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन सरकार इस काम में थोड़ा सा मेरे को लगता है सक्षम नहीं हो पा रही है, पूरी सक्षम नहीं है, क्योंकि पता है उनको। साथियों को नेक्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप में प्रेरित करके लेके आते हैं। थैलेसीमिया हमारे सिविल हॉस्पिटल रुड़की में 100+ बच्चे अभी रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए प्रत्येक माह हमें 150 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के लिए हम लोग हर मंथ 3 से 4 कैंप का आयोजन करते हैं और जागरूकता प्रोग्राम भी चलाते हैं। देखिए, आज मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी की तृतीय पुण्यतिथि है। मैं हर साल उनके पुण्यतिथि पर ब्लड कैंप जो है लगाता आ रहा हूँ। पिछले साल हमने साकेत में अलमिलाप में लगाया था, उससे पिछले साल हमने बीडीगंज जैन धर्मशाला में लगाया था, जो पहली बार लगाया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी रक्तवीरों का, जिन्होंने हर साल आकर रक्तदान किया है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी का और मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी का आशीर्वाद उन सब पर, उनके परिवार पर बना रहे, वो लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में से 65 बच्चों की शिक्षा पर संकट को लेकर खबर सामने आई है। दरअसल जनपद में जसपुर की गुर्जर बस्ती में टीन शेड के नीचे वैकल्पिक शिक्षा केंद्र विगत 14 वर्षों से चल रहा था, और इस बीच में विभागीय स्तर की ओर से शिक्षा केंद्र को बंद कर दिया गया था। बताते चले कि इस शिक्षा केंद्र में 65 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद शिक्षा केंद्र को चालू कर दिया गया, लेकिन अभिभावकों में अभी भी इस वैकल्पिक शिक्षा केंद्र के बंद होने का डर बना हुआ है। बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबने की चिंता उन्हें सता रही है, और ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को चालू रखा जाए और सरकार की योजना का लाभ भी केंद्र के बच्चों को मिले। मेरा नाम सायरा, 48 बच्चे यहाँ पे हैं। कुछ बच्चे यहाँ से चले गए हैं। इस जगह का नाम है तुमड़िया डाम के अंदर। हम तो बढ़िया शिक्षा चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चे बढ़िया कामयाब हो जाए, बढ़िया पढ़ाई यहीं पे हो जाए। वहाँ से हमारे बच्चे जा नहीं पाते हैं, हमारे इसी सुविधा नहीं है कोई वहाँ जाए पहुँच जाए। हमारे बच्चे यहीं पढ़ सकते हैं। हमारे बच्चे किनारा है, जंगल का रास्ता है, हाथी का भी डर है, शेर का भी डर है, और रास्ता भी नहीं है ठीक। सरकार से यही योजना चाहते हैं कि हमारा स्कूल यहीं रहे, बन चुके। जी ये 9 साल हो, सन 2009 में चला था। नहीं, बीच में बंद भी हो चुका था। ये हो गया 5 महीने के लिए बंद हुआ। जी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चे जिस स्कूल
बाहर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहीं पढ़े हैं, बाहर तो हमारे बच्चे जा ही नहीं सकते। क्या कारण है, क्यों नहीं जा सकते हैं बच्चे? यही रास्ता भी सही नहीं है, रास्तों में भी खड्डे खड्डे हैं और जंगल में जानवरों का खतरा है, बाहर नहीं जा सकते बच्चे पढ़ने के लिए। हमारे स्कूल के लिए इसी यहीं सुविधा होनी चाहिए। और मैं सन 2009 से यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ पे केंद्र में लगभग इस समय जो बच्चे हमारे पास 48 बच्चे हैं, जिसमें कि 5 महीने स्कूल को बंद होने की वजह से बाकी करीब लगभग 14-15 बच्चे अन्य मदरसे में चले गए। ये केंद्र लगातार वैसे तो चल ही रहा था, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी के कहने के अनुसार इसको बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ये योजना केंद्र सरकार से बंद हो गई है। अब तो यहाँ पे हम 1 अक्टूबर से यहाँ पे आना शुरू किया है सर हमने, कि सन 2009 से स्थापना हुई है। देखिए, डाम क्षेत्र के पास हमारा गुज्जर बस्ती है वन विभाग में, तो उसमें 65 बच्ची लड़का लड़की थे। वहाँ से क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था करी गई थी 2009 से, जो आज तक चल रहा था। लेकिन अप्रैल में अचानक सरकार ने बंद करने का फरमान जारी कर दिया अधिकारियों के द्वारा। जब वो गुज्जर बस्ती के बच्चे और उनकी महिलाएं वो मेरे पास आए, तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की और उनके जो निदेशक थे उनसे बात की। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड डाकपत्र के द्वारा यहाँ पिछले वर्ष ही UGVNL की जमीन पर किए गए कब्जों को खाली करा दिया गया था। वहीं एक व्यक्ति गोविंद राम के द्वारा UGVNL की जमीन पर कब्जा करके कई वर्षों से मकान का निर्माण कर लिया गया, जिसकी शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी देहरादून ने संबंधित विभाग से जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया, लेकिन कब्जाधारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी को आप देखिए किस तरह से अब लगातार आगे खींचा गया है। कब्जा यहां पर किया जा रहा है और पुलिस के सिपाहियों ने मौके पर पहुंचकर पल्ला झाड़ लिया। कब्जाधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। ये है कि गोविंद राम पुत्र श्री बारू, खतरा संख्या 200, सरस्वती विहार का निवासी है ये, जिसको सरकार ने इसे 2015 में नोटिस कर चुका है और उसके बावजूद भी वो जो है उस पर निर्माण कार्य उसने जारी किया हुआ। और स्थानीय लोगों को, मैं उसके पड़ोस में रहता हूँ, मेरी ज़मीन पे भी अवैध कब्जा करने को देख रहा है वो, और वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है। और आज ही पुलिस को बुलाया भी गया, उसके बावजूद भी वो काम नहीं रोक रहा है, लड़ने भिड़ने को तैयार है वो। और स्थानीय पुलिस से कोई खास मदद नहीं मिली। उन्होंने बोल के तो गए, लेकिन उन्होंने बोला है कि पटवारी को बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, जहाँ पर इसका मकान बना हुआ है, ये इसकी अपनी ज़मीन है, पर्सनल ज़मीन है, कैसे है? नहीं, इसकी सिंचाई विभाग की जगह, इस पर धारा 441 लग चुकी है। क्या कब्जा कर रखा है इसने इस पे? इसने इस पे कब्जा करके इसने मकान बना लिया अपना। अच्छा, तो विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? विभाग के द्वारा भी कोई वैसे कार्रवाई, प्रैक्टिकली कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नोटिस आ चुका है इसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी इसका निर्माण कार्य जारी है। उसको अभी जो है उससे उसका सीमांकन मांगा गया। सिंचाई विभाग ने बोला था अभी कि हमें दोबारा से जो है इसका सीमांकन करके दो। विश्व प्रसिद्ध चारधाम गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट आगामी 2 नवंबर को सुबह 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। बताते चले कि हर साल नवरात्रि के दिन गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ गंगा पुरोहित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय करते हैं। और इस बार गंगोत्री धाम के कपाट 9 नवंबर को यहां श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखीपट और यानी कि मुखवा के लिए रवाना होगी। सबसे पहले आज नवरात्रि के पावन पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां गंगा सभी के आशीर्वाद बनाए रखे। शीतकालीन के लिए मां भगवती गंगे के कपाट 2 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:14 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती के गंगे के दर्शन मुखीमठ ग्राम में किए जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि मुखवा में आके मां भगवती गंगे के दर्शन करें। जय गंगा मैया।
आज नवमी का त्योहार है और विकासनगर की नवदेवी दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। महिला और पुरुष नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भक्तजन मंदिर में किस तरह से पहुंचे और भीड़ लगातार वहां पर देखी गई। कन्याओं का पूजन आज किया गया, लेकिन मंदिर के पंडित का क्या कुछ कहना था, लोगों ने अपनी बात को किस तरह से रखा, वो आपको दिखा देते हैं। नवरात्रों का जो पर्व होता है एक बहुत ही अच्छे पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर घर में पूरे परिवार के साथ 9 दिन व्रत रखे जाते हैं। उसके पश्चात नवमी आती है तो घर में कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जिमाया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं और सबके माता रानी से मन्नत मांगी जाती है कि सबके परिवार में खुशी बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। आज आपके परिवार ने कन्या जिमाई और 9 दिन पूजा करी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कोई भी पूजा पाठ का कार्य होता है तो उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है और बहुत अच्छा लगता है। और क्या मांगा परिवार ने आपके लिए? सबके लिए खुशहाली मांगी, सुख शांति मांगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।